जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, जिसको डीपीएसपी भी कहा जाता है, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 और सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका राजनीति का विषय है या कह सकते हैं कि संविधान का विषय है। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक के बारे में हम लोग समस्त जानकारियों को देखेंगे और साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे फ्री एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सोशल ड्यूटीज़ के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो मित्रों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सभी क्लास मिलती रहें और आप क्लास को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों का है कि नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? कौन से भाग में? भाग 2 है या भाग 3 है या भाग 4 है या फिर भाग 5 है? मित्रों, अगर हम लोग बात करें तो भाग 2 जो है ये क्या है? तो भाग 2 नागरिकता है। भाग 2 नागरिकता है। भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार है। भाग 3 मूल अधिकार है। भाग 4 क्या है? भाग 4 ही आपका नीति निदेशक सिद्धांत है, नीति निदेशक तत्व है। और भाग 5 क्या है? तो भाग 5 संघ है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें देखा और हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है नीति निदेशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक फैले हैं, अर्थात कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 36 से 51 या फिर 12 से 35 या 14 से 32 या फिर 51 से 60। तो अगर हम बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो नीति निदेशक तत्व है आपका संविधान में 36 से 51 तक, 36 से 51 तक है। 12 से 35 आपका मूल अधिकार है और 14 से 32 इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये तो मूल अधिकार में ही आ गया। 51 से 60 ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद इसमें हैं। अब हम लोग चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है, मतलब अर्थात कहाँ से इसको लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? क्या इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है या फिर अमेरिका के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो नीति निदेशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? क्या ये न्यायालय द्वारा लागू योग्य हैं या नैतिक एवं गैर न्यायिक हैं या फिर मौलिक हैं या संवैधानिक हैं? कैसे अधिकार हैं मित्रों? तो जो नीति निदेशक तत्व है ये नैतिक है, लेकिन इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, इसलिए गैर न्यायिक भी है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 38? तो मित्रों, इस विकल्प के अनुसार अनुच्छेद 36 जो आपका है ये क्या करता है? ये राज्य की परिभाषा देता है और इसके साथ साथ अनुच्छेद 12 भी संविधान में मूल अधिकार में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 36 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 38 क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति से या समान न्याय एवं सामाजिक व्यवस्था से या निःशुल्क शिक्षा से या फिर पंचायतों की स्थापना से? तो अनुच्छेद 38 जो है मित्रों ये किस चीज़ से है? तो ये समान न्याय एवं सामाजिक व्यवस्था से है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 संविधान का कौन सा अनुच्छेद, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 46? तो मित्रों, जो अनुच्छेद 45 है ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश देता है राज्य को। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि पंचायतों की स्थापना हेतु निर्देश किस अनुच्छेद में है?
कौन से अनुच्छेद में है पंचायतों के निर्देश के लिए? अनुच्छेद 40 में, या अनुच्छेद 50, या अनुच्छेद 43, या फिर अनुच्छेद 39? तो मित्रों अनुच्छेद 40 में पंचायत की बात की गई है, ग्राम पंचायत की लिए निर्देश दिया गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव किसमें किया गया है? अनुच्छेद 50 में, या अनुच्छेद 39 में, या अनुच्छेद 42 में, या फिर अनुच्छेद 43 में? तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर बढ़ाने की बात कही गई है? अनुच्छेद 46 में, या अनुच्छेद 47 में, या अनुच्छेद 48 में, या फिर अनुच्छेद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको ऐसे ही मान लीजिए, अनुच्छेद 49 मान लीजिए। यहाँ पर कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है मित्रों? तो इसमें बात किया गया है अनुच्छेद 47 में राज्य में के को लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर बढ़ाने की बात की गई है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे आप शेयर भी करते रहिए। 11 कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में किस प्रकार की नीति कहा गया है? कैसी नीति कहा गया? प्रशासनिक नीति, या समाजवादी नीति, या समाज कल्याण नीति, या राज्य नीति के सिद्धांत? कैसी नीति इसे कहा गया मित्रों? तो इसे राज्य नीति के सिद्धांत भी कहा गया है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बढ़ावा की बात करता है? अनुच्छेद 50 है, या अनुच्छेद 51 है, या अनुच्छेद 39 है, या अनुच्छेद 49 है? तो मित्रों जब अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात आती है और सुरक्षा की बात आती है तो अनुच्छेद 51 याद रखना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, या संसद के द्वारा, या राज्य सरकारों के द्वारा, या विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा? यहाँ पर बात हो रही है कि लागू करने की, तो मित्रों ये विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा लागू की जाती है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में समान वेतन का उल्लेख है? अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 डी में, या अनुच्छेद 40 में, या अनुच्छेद 47 में, या फिर अनुच्छेद 48 में? तो अनुच्छेद 39 डी में समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा की बात की गई है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? क्या समान कार्य के लिए समान वेतन, या अल्पसंख्यकों की रक्षा, या लोक अदालतों की स्थापना, या अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा? किसकी बात नहीं की गई है? तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन आप लोगों को अभी हमने बताया है कि 39 डी में है। ये 39 डी वाले अनुच्छेद में है। लोक अदालतों की स्थापना भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बढ़ावा 51 में, अनुच्छेद 51 में है, लेकिन अल्पसंख्यकों की रक्षा ये इसमें नहीं है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण का उल्लेख है? मतलब कृषि और पशुपालन की आधुनिकीकरण किया जाएगा, ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44, या अनुच्छेद 47, या अनुच्छेद 48, या फिर अनुच्छेद 49? कौन से में है? तो अनुच्छेद 48 में है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में गोसम संरक्षण का वर्णन है? गोसम संरक्षण का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, या अनुच्छेद 39, या अनुच्छेद 45, या फिर अनुच्छेद 50? तो मित्रों 17 वाले में अनुच्छेद 50 में गोसम संरक्षण की बात की गई है। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, एक मिनट 17 वाले में मित्रों गोसम संरक्षण की बात अनुच्छेद 48 में किया गया है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है?
नीति निदेशक तत्व कैसे हैं? संवैधानिक हैं या नैतिक हैं या कानूनी बाध्यकारी हैं या उपरोक्त सभी हैं। ये कैसे हैं मित्रों? तो देखिए, संवैधानिक है अर्थात संविधान में इसकी चर्चा की गई है, नैतिक भी हैं और कानूनी बाध्यकारी भी हैं, अर्थात कोई भी राज्य जब कोई कानून बना रहा होता है, कोई नियम बना रहा होता है, तो उसको इसे मानने के लिए अनिवार्यता होती है राज्य के द्वारा। ऐसे नहीं है कि वो अपने मन से जो भी नियम चाहे वो बना ले। तो इसलिए ये उपरोक्त सभी विकल्प हो जाएगा, डी वाला विकल्प हो जाएगा। ये राज्यों के लिए स्पेशली बनाया गया था। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 में या अनुच्छेद 38 में या फिर अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 50 में? तो मित्रों, ये चर्चा किया गया है अनुच्छेद 38 में। मतलब न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था होगी, ये किस अनुच्छेद में है? तो 38 में है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 47? तो अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। और अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, इसे आप लोग अपने मित्रों के पास में। कह रहे हैं नीति निदेशक तत्व संविधान की प्रेरणा कहाँ से मिली, अर्थात कहाँ से लेकर के आए नीति निदेशक तत्व को? क्या फ्रांस से लाए या आयरलैंड से या रूस से या अमेरिका से? कहाँ से लाया गया है? तो ये आयरलैंड से लाया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? अर्थात अनुच्छेद 43 में क्या बात किया गया है? क्या श्रमिकों की भागीदारी है या ग्रामीण उद्योग है या न्यूनतम मजदूरी है या सबके लिए शिक्षा है? तो मित्रों, अनुच्छेद 43 में ग्रामीण उद्योग की चर्चा की गई है, बी वाला विकल्प, अर्थात सूक्ष्म और लघु उद्योग की बात की गई है अनुच्छेद 43 में। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? क्या बाल श्रम से है या राष्ट्रीय भाषा से या समान नागरिक संहिता से है या स्थानीय स्वशासन से है? तो मित्रों, बाल श्रम के लिए अनुच्छेद 24-25 है, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय भाषा के लिए भी ये नहीं है, क्योंकि उसके लिए 343 से 351 तक का है, तो ये भी नहीं होगा। बात करें स्थानीय स्वशासन, तो अभी आपको बताया ग्राम पंचायत, ये आपका अनुच्छेद 40 में है। लेकिन अनुच्छेद ये जो समान नागरिक संहिता है, ये अनुच्छेद 44 में है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है नीति निदेशक तत्वों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किस पर है? अर्थात कौन इसको लागू करवाएगा? न्यायपालिका या संसद या कार्यपालिका या फिर राज्य? कौन लागू करवाएगा मित्रों? तो इसको लागू करवाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य पर ही है, अर्थात डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा या राज्य को दिशा देना या फिर प्रशासनिक स्वायत्तता या विदेश की नीति बनाना? किस लिए ये है? तो ये राज्य को दिशा देने के लिए है, अर्थात कौन से प्रकार के नियम कानून बनाए राज्य, इसके बारे में है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए 4 नए नीति निदेशक तत्व कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? अर्थात ये किस संशोधन में जोड़ा गया है? 41वें में या फिर 42वें में या 44वें में या 45वें में? तो मित्रों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, 44वां 78 में होता है। यहाँ पर 76 की बात हो रही है, 42वें के द्वारा जोड़ा गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है अनुच्छेद 48A किस विषय से संबंधित है? कृषि सुधार से है या पर्यावरण संरक्षण से है या फिर पशुपालन से है या औद्योगिक नीति से है? तो मित्रों, 48 ये जो है ये आपका पर्यावरण संरक्षण से है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में संगीत, चित्रकला, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा की बात की गई है? संगीत, चित्रकला, ऐतिहासिक स्मारक आदि की सुरक्षा की बात कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 50 में या अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 47? तो मित्रों, संगीत, चित्रकला, ऐतिहासिक स्मारक, इन सब की सुरक्षा की बात अनुच्छेद 49 में किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक अधिकार से, या श्रमिकों की भागीदारी से, या शिक्षा नीति से, या जनजातीय कल्याण से? तो मित्रों अनुच्छेद 43A जो है ये श्रमिकों की भागीदारी से है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत काम की समुचित परिस्थितियां और मातृत्व सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित है? मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत ये समुचित काम की समुचित परिस्थितियां और मातृत्व सहायता प्रदान करेगा? अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 44 या फिर एक अनुच्छेद और है अनुच्छेद 50। कौन से अनुच्छेद में है? तो मित्रों जब बात करेंगे इस प्रश्न के अनुसार काम की समुचित परिस्थिति और मातृत्व सहायता प्रदान करने की, तो अनुच्छेद 42 आएगा। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, अर्थात उसके कार्यों के अलगाव की बात की गई है? अनुच्छेद 50 में, या अनुच्छेद 49 में, या अनुच्छेद 48A में, या अनुच्छेद 44 में? तो मित्रों ये चीज़ अनुच्छेद 50 में वर्णन किया गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है? भाग 2 में, या भाग 3 में, या भाग 4, या भाग 5? तो मित्रों भाग 4 में। किस में रखा गया है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? संवैधानिक रूप से बात हो रही है। 12 है, या 16 है, या फिर 15 है, या फिर 13 है? कितने हैं? तो अगर हम लोग बात करें इसमें कि कितने हैं, तो देखिए 36 से 51 तक, जिसमें 36 में राज्य की परिभाषा है, तो अब बाकी 36 के आगे जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे? तो इसमें मित्रों 15 है। कितने हैं? 15 हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में नशा एवं नशीली वस्तुओं के हानिकारक उपयोग पर रोक का निर्देश है कि नशा और नशीली वस्तुओं का हानिकारक उपयोग नहीं होगा? अनुच्छेद 46 है, या अनुच्छेद 47 है, या अनुच्छेद 48 है, या फिर अनुच्छेद 50 है? कौन से अनुच्छेद में इसको रोका गया है? तो ये अनुच्छेद 47 में रोका गया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार के अधिकार माना गया है? कौन से अधिकार माने गए हैं? मौलिक अधिकार, या विधिक अधिकार, या नैतिक अधिकार, या कार्यकारी अधिकार? कैसा अधिकार माना गया है इसे? तो मित्रों इसे नैतिक अधिकार माना गया है। मौलिक अधिकार ये नहीं है, तो ये सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोक अदालतों की स्थापना का निर्देश है? कौन से अनुच्छेद में है लोक अदालत की स्थापना? क्या अनुच्छेद 39 ये है, या अनुच्छेद 48 है, या अनुच्छेद 45 है, या अनुच्छेद 51 है? तो मित्रों अनुच्छेद 39A में लोक अदालतों के स्थापना की बात की गई है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात नहीं की गई है? यहाँ पर कह रहा है कि नहीं की गई है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 में, या फिर अनुच्छेद 30 में, या अनुच्छेद 39 में, या अनुच्छेद मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों का अधिकार ही है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो उसमें तो किया ही गया है 29-30 में, और अनुच्छेद 39 में इसकी बात नहीं की गई है। इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत में लागू करने के लिए किस स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है? राज्य सरकार की, या केंद्र सरकार की, या पंचायत का, या फिर ए और बी दोनों? तो मित्रों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए आवश्यकता है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? समान नागरिक संहिता
की बात किसमें किया गया है, अनुच्छेद 43 में या अनुच्छेद 44 में या अनुच्छेद 39 में या अनुच्छेद 50 में। तो मित्रों अनुच्छेद 44 जो है ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि नीति निदेशक तत्वों को किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय या कोई भी न्यायालय। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व चाहे जो भी न्यायालय हो, न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, और 41 से पहले मित्रों एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। और देखिए क्या है, नीति निदेशक तत्वों को प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। नीति निदेशक तत्व का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकारों की पूर्ति या आदर्श राज्य की स्थापना या न्यायिक हस्तक्षेप या राजनीतिक स्थिरता। तो मित्रों बी वाला विकल्प सही होगा, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए इसको बनाया गया है नीति निदेशक तत्वों को। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 46 क्या समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करता है, या पशुधन उन्नति है, या सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करता है, या फिर न्यायिक प्रणाली की बात करता है। अनुच्छेद 42 मतलब अनुच्छेद 46 की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 46 न्यायिक प्रणाली की बात करता है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन डीपीएसपी से जुड़ा नहीं है, अर्थात नहीं जोड़ा गया है इसमें कुछ भी। कौन सा है, 42वां है या फिर 44वां है या 46वां है या फिर 73वां है। कौन सा संविधान संशोधन है मित्रों, तो इसमें जो 73वां संविधान संशोधन है ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी 44वां, 86वां और 42वां इस सब में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि नीति निदेशक तत्वों का कानूनी आधार क्या है, संसद द्वारा बनाए गए कानून या मौलिक अधिकार या संविधान या फिर कार्यपालिका के आदेश। तो क्या है मित्रों, तो संविधान ही तो है इसका आधार, अर्थात कोई भी चीज़ अगर इस पर देखेंगे तो कहाँ से, संविधान से देखेंगे। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहे हैं कि नीति निदेशक तत्वों को सर्वोच्चता देने का तर्क किसने दिया, पंडित नेहरू ने या डॉक्टर अंबेडकर ने या केटी शाह ने या महात्मा गांधी ने। तो इसको सर्वोच्चता देने का जो तर्क दिया है वो केटी शाह ने दिया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, नीति निदेशक तत्वों की आलोचना क्यों होती है, वह न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं है या फिर वे अस्पष्ट हैं या उनका कोई दंड नहीं है या उपर्युक्त सभी। कौन सा होगा मित्रों, तो 46वें में देखें इसकी आलोचना क्यों होती है, क्योंकि वे न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, अस्पष्ट भी हैं, और अगर इनको कोई नहीं मानता है तो इसके लिए दंड भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व था, मतलब कौन से अनुच्छेद में इसको रखा गया था, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 46 में या अनुच्छेद 39 में या अनुच्छेद 44 में। तो मित्रों जब शिक्षा की बात आए और नीति निदेशक तत्वों में बात आए तो वहाँ पर अनुच्छेद 45 को याद रखना, ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर मूल अधिकार में तो 21A है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि नीति निदेशक तत्वों में न्यायिक समीक्षा का कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। कौन सा अधिकार नहीं दिया गया, मतलब कानूनी बाध्यता का या संसद का हस्तक्षेप या फिर न्यायालय का आदेश या कोई नहीं। कौन सा नहीं दिया गया मित्रों, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें कानूनी बाध्यता नहीं है, मतलब कानूनी बाध्यता है ही नहीं, तो इसलिए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 41 लोक अदालत से है या सार्वजनिक सहायता और बेरोजगारी लाभ से है या पर्यावरण से है या समान नागरिक संहिता से है। किससे मित्रों, तो ये आपका है सार्वजनिक सहायता और बेरोजगारी लाभ, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार का राज्य बनाना है। कैसा राज्य बनाना है, पूंजीवादी या लोकतांत्रिक या समाजवादी या फिर सैनिक।
तो कैसा बनाना है मित्रों? समाजवादी राज्य बनाना है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 प्रश्नों का इम्पोर्टेंट सीरीज़ देख लिया है। और अगर मित्रों इस क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे समस्त क्लासेस आपको मिलती रहें। इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करके अपने मित्रों के पास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। कोई सुझाव है, कोई विशिष्ट मांग है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।